Hi guys, welcome to our channel The Brain Gym. So today we are going to study the very first chapter of class 6th in social and political life, that is understanding diversity. So before we start, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी होती क्या है। सो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी में वर्ड देखें डाइवर्सिटी के लिए तो डाइवर्सिटी को हिंदी में हम बोलते हैं अनेकता। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पीपल होते हैं और सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी हमें कैसे देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का बिहेवियर भी अलग होता है। हो सकता है एक इंसान कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, दूसरा इंसान कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। सिमिलरली स्किन कलर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, सो हमें डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे देखने के लिए मिलती है। अगर आपने नोटिस किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में डाइवर्सिटी हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं और हर रिलीजन का अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। वो लोग अपने अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं, फूड भी सबका अलग अलग होता है और रीजन वाइज लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती हैं सबकी। तो इंडिया की जो यूनिक जोग्राफ़ी है उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डाइवर्सिटी पर, जिसकी वजह से जैसे कि इंडिया में नॉर्थ में कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ के फेस्टिवल्स, रिलीजन्स, क्लोथ्स वगैरह सब अलग होते हैं। सिमिलरली साउथ में बिल्कुल डिफरेंट होता है। वैसे ही ईस्ट और वेस्ट, तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग और रीजन्स के अकॉर्डिंग भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम किसी एक पार्ट में जा रहे हैं इंडिया के तो वहाँ पर हमें डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ड्रेसेस और फूड हैबिट्स देखने को मिलेंगी। और अगर हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें दूसरे टाइप के कस्टम्स और ट्रेडिशंस वगैरह देखने को मिलेंगे। इंडिया को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की लैंड भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेट वाइज या फिर रीजन वाइज वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है और अलग अलग रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं और रिलीजन्स के अकॉर्डिंग ही हर रीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो हमें इंडिया में काफ़ी सारी वैरायटीज़ के थ्रू डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि लद्दाख रीजन है। तो लद्दाख का यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो लद्दाख जो है वो एक डेज़र्ट है जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में, माउंटेन्स में। ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि डेज़र्ट है तो वहाँ पर रेन ज़्यादा होती नहीं है, रेन नहीं होती है। इसी वजह से लद्दाख में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पर, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है तो फार्मर्स खेती कैसे कर पाएंगे। इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो लद्दाख में बहुत ज़्यादा लो है। जो एरिया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो से ही कवर्ड रहता है। तो वहाँ पर जो स्नो होती है जब वो पिघलती है समर्स के टाइम पर, तो जो वहाँ के लोग हैं लद्दाख के, वो ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज़ से या फिर कोई भी अदर पर्पज़ से उनको जिस भी यूज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है तो वो इस मेल्टिंग स्नो से जो पानी फॉर्म होता है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो गोट्स और शीप्स को ज़्यादा पालते हैं एज अ पेट, क्योंकि गोट्स और शीप्स के थ्रू उन्हें वुल मिलती है, पश्मीना वुल। और पश्मीना वुल जो है वो वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है उनका। तो पश्मीना वुल जो होती है वो कश्मीर भेजी जाती है, जिसके थ्रू कश्मीर में पश्मीना शॉल्स बनते हैं और वो ट्रेड किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से इनकी इनकम होती है। यहाँ पर लद्दाख में जो लोग होते हैं वो मोस्टली मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर फैमिली के पास एक शीप, गोट, काव या याक एज अ पेट होता ही है। ओके, तो लद्दाख को जो है वो ट्रेड रूट, बहुत अच्छा ट्रेड रूट भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लद्दाख से बहुत सारे कारवांस जो थे वो तिब्बत जाते थे और इन कारवांस के थ्रू टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी तिब्बत के लिए। और इसके बाद फिर जब बुद्धिज़्म भी फॉलो होता था लद्दाख में, तो बुद्धिज़्म जो तिब्बत पहुंचा है वो भी लद्दाख के ही थ्रू पहुंचा है, इसीलिए हम लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं।
और यहाँ पर जो है इस्लाम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था लद्दाख में ऑलमोस्ट 400 ईयर्स अगो। 400 साल से भी पहले इस्लाम इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पर काफ़ी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए क्योंकि लद्दाख का ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो लद्दाख के जो सॉन्ग्स एंड पोएम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिच हैं ओरल ट्रेडिशन में। और जो लोकल वर्जन्स होते हैं, तिब्बतन का एक नेशनल सॉन्ग है द केसर सागा, तो उसके जो लोकल वर्जन्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों के ही थ्रू। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है इंडियन डाइवर्सिटी का, हमने अभी नॉर्थ इंडिया का हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा। सिमिलरली साउथ इंडिया पर चलते हैं जहाँ पर हमें केरला में भी डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है। केरला जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर पर एक स्टेट है इंडिया में, और ये केरला जो है वो एक साइड पर समुद्र से सराउंडेड है और दूसरी साइड पर इसके हिल्स हैं, मीन्स पहाड़ हैं। ठीक है, तो जो पहाड़ हैं वहाँ पर बहुत सारी स्पाइसेस ग्रो की जाती हैं, जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डामम्स। तो ये सारी जो स्पाइसेस होते हैं ये हिल्स पर ग्रो किए जाते हैं, और इसकी स्पाइसेस की ही वजह से केरला जो है वो बहुत अट्रैक्टिव प्लेस बनी थी ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ट्रेडर्स आए थे वो ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स आए थे। ओके, और क्रिश्चियंस के जो अपोस्टल थे सेंट थॉमस, वो भी यहाँ पर आए थे अराउंड 2000 साल पहले, और उनके थ्रू ही क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैलाई गई थी। इसके अलावा इब्न बतूता थे जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 साल पहले आए थे। उन्होंने यहाँ के लिए एक ट्रेवलॉग लिखा था जिसमें इन्होंने मुस्लिम्स की लाइफ को डिस्क्राइब किया था, और इन्होंने बोला था कि मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हैं। और इसके अलावा वेस्को डा गामा भी आए थे यहाँ पर, जिन्होंने अपना शिप यहाँ पर लैंड किया था। तो इनके थ्रू पोर्टुगीज़ ने क्या किया था, पोर्टुगीज़ ने यूरोप से लेकर इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर किया था। जो शिप के थ्रू जाते हैं ना यूरोप से इंडिया, तो वो जो रूट डिस्कवर किया गया था वो पोर्टुगीज़ के थ्रू किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर फ़िशिंग भी ऑक्यूपेशन की तरह से यूज़ की जाती है। तो फ़िशिंग नेट्स जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो एग्जैक्टली चाइनीज़ फ़िशिंग नेट्स की तरह होती हैं जो चाइना में यूज़ की जाती हैं, इसीलिए इनको चीना वाला भी बोला जाता है। और जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, ये लोग जो बर्तन यूज़ करते हैं फ्राइंग वगैरह के लिए, इनको ये लोग चीना चट्टी बोलते हैं। और ये बात मानी जाती है कि जो चीन वर्ड ये लोग यूज़ करते हैं वो चाइना से ही आया है। और यहाँ का जो लैंड और क्लाइमेट होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, तो जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है राइस ग्रो करने के लिए। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली राइस, फ़िश, वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें खाते हैं। और लद्दाख और केरला, जैसे कि आपने देखा कि दोनों बिल्कुल अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स शो करते हैं इंडिया के, दोनों ही चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए थे। अब डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें डाइवर्सिटी का पार्ट क्यों बनना चाहिए, या फिर डाइवर्सिटी का यूज़ क्या है। तो डाइवर्सिटी हमें एक्सप्लेन करती है। डाइवर्सिटी देखिए हमें हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वो चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है, बट अगर हम डाइवर्सिटी को समझते हैं तो वो हमें एक्सप्लेन करती है कि हमें अलग अलग तरह के लोगों के बीच में कैसे रहना है और कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चीज़ मानता है कि सारे ही ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको सिमिलर वे में बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करना चाहिए और सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो डाइवर्सिटी जो है वो हमें टॉलरेंट भी बनाती है और अलग अलग कल्चर्स, कास्ट वगैरह के लोगों को रिस्पेक्ट करना भी सिखाती है, और उनके बीच में एडजस्ट करना, उनके साथ रहना भी सिखाती है। और हमारी जैसे कि आजकल की लाइफ है, तो हमें काम के सिलसिले में या फिर किसी भी रीज़न की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो डाइवर्सिटी हमें हेल्प करती है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो वहाँ का भी जो भी कल्चर और ट्रेडिशन वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं वो हम अडेप्ट कर पाएँ, ताकि हम अपनी जो लाइफ है वो ईज़िली जी पाएँ और वहाँ के लोगों में भी एडजस्ट कर पाएँ। और सिमिलरली हमें अपने आस पड़ोस में भी काफ़ी सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग देखने को मिलते हैं। अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या होती है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता। मतलब अगर अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनका स्किन कलर अलग है, उनके फीचर्स अलग हैं, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन सब कुछ अलग अलग है, बट फिर भी वो लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो अलग अलग रिलीजन्स, कल्चर्स, आइडियोलॉजीज़ के लोगों को एक साथ रहने के लिए इंस्पायर करता है।
ठीक है, मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो इंडिया से बेस्ट एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सालों से डाइवर्सिटी का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमें बहुत सारे रिलीजन्स, रेस, कल्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं और सारे लोग वहाँ पर एक साथ रहते हैं। तो हमें क्लियरली देखने को मिलता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंसेप्ट यहाँ पर, क्योंकि सब लोग अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, फिर भी वो एक साथ खुश रहते हैं। और कंसेप्ट जो था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि क्योंकि यहाँ पर तो सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, रिलीजन्स के लोग हैं, सबके रीजनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, तो वो आराम से डिवाइड करके रूल करते रहेंगे। बट हमारे देश के वुमेन और मैन जो हैं वो अलग अलग कल्चर्स से, अलग अलग रिलीजन्स से होते हुए भी एक साथ आए, ताकि वो ब्रिटिशर्स को अपोज कर सकें और उन्हें इंडिया से निकाल सकें। तो उस टाइम पर इन्होंने जितने भी लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इंडियन फ्लैग को एज अ सिंबल यूज़ किया था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि वो तो आराम से इंडियंस को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो तो बिल्कुल ही अलग हैं एक दूसरे से, कोई भी एक जैसा नहीं है, तो वो आराम से डिवाइड कर देंगे और वो कंटिन्यू करेंगे रूल करना इंडिया को। बट पीपल ने यूनिटी शो करी, उन्होंने दिखाया कि वो अलग होकर भी एकजुट होकर लड़ सकते हैं। और वही चीज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली कि यूनिटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आप हटा सकें या फिर आप इम्पोज कर सकें, बट यूनिटी जो है वो अंदर से आती है, दिल से। और उसकी वो हमें सिखाती है कि टॉलरेंस अलग अलग बिलीव्स के, कस्टम्स के लोगों के लिए, और उनको अप्रिशिएट करना भी, ताकि अलग अलग टाइप के लोग भी एक साथ रह सकें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल देन।